कहने को तो देश में इस वक्त सिर्फ 7 जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं, लेकिन इसमें से 3 और जिलों का नाम घट गया है। छत्तीसगढ़ के 2 और उड़ीसा का 1 जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। हालांकि भले ही कागजों पर 4 जिले अभी भी नक्सल प्रभावित बताए जा रहे हों, लेकिन उनको भी नक्सल मुक्त घोषित किया जाना महज औपचारिकता ही रह गई है। गणपति और इसके साथ ही मिसिर बेसरा नाम के सिर्फ 2 ऐसे नक्सली देश में रह गए हैं जिन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, और ये दोनों भी आपको बता दें पंगु हो चुके हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो देश में नक्सलवाद वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद के आखिरी सबसे बड़े चेहरे यानी कि पापाराव और सुकरू के सरेंडर के साथ ही यह साफ हो गया है कि अब देश में लाल आतंक का झंडा बुलंद करने वाला कोई नहीं बचा है। केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त भारत अभियान में एनडीटीवी की टीम ने भी एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। हमारी टीम की यह भूमिका भी लाल आतंक के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। इसकी वजह यह है कि पापाराव का सरेंडर एनडीटीवी की टीम की वजह से ही संभव हो पाया है। तो छत्तीसगढ़ को अब नक्सल मुक्त घोषित करने की सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। प्रदेश में सक्रिय आखिरी सबसे बड़े नक्सली पापाराव के सरेंडर के साथ ही सूबे में हिंसा के सबसे बड़े अध्याय का समापन हो गया है। केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त भारत अभियान में यह सबसे बड़ी सफलता है और इस कामयाबी में एनडीटीवी की टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पापाराव के सरेंडर के लिए हमारे संवाददाता विकास तिवारी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार 24 मार्च 2026 को उनकी मेहनत रंग लाई, जब पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ हथियार डाल दिए और संविधान की शपथ लेकर मुख्यधारा में शामिल हो गए। देखिए पापाराव के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी, जिसकी नींव हमारे रिपोर्टर विकास तिवारी की पापाराव को लिखी गई चिट्ठियों ने डाली है। चिट्ठी पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आया कि हमको समर्पण करने के लिए बोल रहा है? ऐसा तो नहीं सोचा? ऐसे नहीं हो, कुछ सारे लोग ऐसे बोलते ना। फिर आप वापस आ गए ना? वापस आ गए। चिट्ठी लेकिन संभाल के रखे हो? संभल के रखे। बस्तर में खत्म हुआ नक्सली हिंसा का अध्याय। एनडीटीवी की टीम ने असंभव को संभव करवाया। विकास तिवारी की चिट्ठियों ने तैयार की जमीन। सबसे पहले पापाराव तक पहुंची हमारी टीम। सरेंडर के लिए पापाराव ने एनडीटीवी से साधा संपर्क। एनडीटीवी ने गृह मंत्री से करवाई पापाराव की बात। पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी सबसे बड़े नेता माओवादियों के पापाराव, उनके आत्मसमर्पण की चर्चा चल रही है। इस दौरान ये बताना भी बेहद लाजमी होगा कि पापाराव वो जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, दरअसल इसके पुनर्वास के पीछे एनडीटीवी के टीम की बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीटीवी की टीम ने ये तैयारियां आज से नहीं बल्कि पिछले साल 2025 के दिसंबर से शुरू कर दी थी। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे एनडीटीवी की टीम ने पूरी तैयारियां की, कैसे पापाराव तक पत्र पहुंचाया। दरअसल ये समय था 25 दिसंबर 2025 का, जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी थे और सभी तरफ माओवादियों के बड़े नेता मारे जा रहे थे। ऐसे में सरकार चाह रही थी कि जो माओवादी वापस लौटना चाहें उन्हें वापस आने का रास्ता भी बनाया जाए। तो एनडीटीवी की टीम ने सोचा कि क्यों ना इसे एक मुहिम बनाई जाए और वो माओवादी नेता जो आने में हिचक है या आने में जिनके मन में डर है, उनके लिए एक रास्ता तैयार किया जाए। 31 मार्च 2026 की वो तारीख जब देश नक्सलवाद मुक्त घोषित होगा। नक्सल हिंसा की सबसे बड़ी मार छत्तीसगढ़ पर पड़ी है। 4 दशक तक चले इस लाल आतंक के दौर ने अनगिनत लोगों का खून बहाया। छत्तीसगढ़ में 40 साल तक नक्सली हिंसा का सबसे खूंखार चेहरा रहा पापाराव, जिसके सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने के बाद बस्तर में हथियार बंद नक्सली हिंसा का दौर इतिहास बनने की कगार पर है। और ये सब कुछ संभव हुआ है एनडीटीवी की टीम की बदौलत। जिस वक्त केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त घोषित करने की तारीख तय की थी, उसी वक्त से हमारे संवाददाता विकास तिवारी देश के सबसे खूंखार नक्सली पापाराव से सरेंडर करवाने के लिए संपर्क साध रहे थे। पापाराव तक पहुंचने के लिए विकास तिवारी ने उसे कई चिट्ठियां लिखी। सबसे पहले हमने एनडीटीवी की टीम ने
कई पत्र तैयार किए, कई पुराने माओवादियों से संपर्क किया और ऐसे स्थानों का पता लगाया जहां जाकर अगर पत्र छोड़ा जाए तो वो पत्र सीधे माओवादियों तक पहुंचे। कुछ पुराने हालिया सरेंडर माओवादी नेताओं से मुलाकात करने के बाद नेशनल पार्क के कई इलाकों में जाकर कुछ माओवादियों से और उनके जो सहयोगी हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने लगभग 12 से 15 की संख्या में अलग अलग जगह पर चिट्ठियां छोड़ी जो कि पापा राव और दिलीप बेड़जा के नाम पे थी। उस पत्र में हमने लिखा था कि अगर आप वापस लौटना चाहते हैं, आपके मन में कोई हिचक है, तो आप बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस दौरान आप अपना नाम नहीं बताएंगे बल्कि एक कोडवर्ड बोलेंगे जिसमें कुवासी शब्द का प्रयोग होगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप या दिलीप बेड़जा हैं या पापा राव। एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी बस्तर के घने जंगलों में पत्थरों पर पापा राव के नाम चिट्ठियां छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन ये चिट्ठी पापा राव तक पहुंचेगी और वो उनसे संपर्क साधेगा। हुआ भी ऐसा। एक दिन हमारे संवाददाता का एक पत्र पापा राव के पास पहुंचा और उसने विकास तिवारी से संपर्क साधा। पापा राव ने सिर्फ हमारी टीम से संपर्क नहीं साधा बल्कि सरेंडर के वक्त तक पापा राव ने उस पत्र को संभाल कर अपने पास रखा, जिसे एक बार फिर उसने हमारे संवाददाता को दिखाया। मैं जनवरी में नेशनल पार्क में घूम घूम के चिट्ठी दिया था, तो आपको पता चला था कि कोई विकास पहले उस समय जानते थे मेरे को? आप जानते थे। तो वो चिट्ठी आपको मिला? कब मिला चिट्ठी आपको? मिला मेरे को। हाँ। वो कल आके दे दिया। हाँ। करके बताए थे। अच्छा, जब मैं दिया उसके एक दिन पहले? पहले एक दिन, 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद। हाँ। वो मेरे को चिट्ठी पहुंच गया। सीधे पहुंच गया? पहुंच गए। अच्छा, अब सीधे पहुंच गए वो चिट्ठी। चिट्ठी अभी भी आप रखे? रखे। मैं दादा से बोला बातचीत करूंगा, तो पूछा चिट्ठी है, तो बोला आज भी रखा हूँ। तो बोला दादा वो चिट्ठी लेते आना तो हम दिखाएंगे। तो ये चिट्ठी जो है मैं पापा राव जी को मैंने लिखा था और ये चिट्ठी मैं दिलीप बेड़जा के लिए भी लिखा था। एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी से बातचीत के बाद पापा राव सरेंडर के लिए तैयार हो गया, लेकिन देश के सबसे बड़े खूंखार हथियारबंद नक्सली के लिए हमारी टीम पर भी भरोसा करना बहुत जोखिम भरा था। पापा राव को इस बात का बखूबी एहसास था कि वो अपनी छोटी सी कैडर की टीम के साथ जंगल में वहां पर था जहां सुरक्षा बलों का पहुंचना नामुमकिन था। किसी को भी पापा राव के ठिकाने की जानकारी नहीं थी, खतरा बहुत था। इसके बावजूद पापा राव ने एनडीटीवी की टीम पर भरोसा किया और उसने हमारे संवाददाता विकास तिवारी को मिलने के लिए अपने ठिकाने पर बुलाया। देश के सबसे बड़े हथियारबंद खूंखार नक्सली का हमारी टीम पर यह सबसे बड़ा भरोसा था। बहरहाल पापा राव के बुलावे पर विकास तिवारी घनघोर घने जंगल में दुरहे पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए लंबा सफर तय करके पापा राव के पास पहुंचे। उन्होंने उस पत्र के जरिए हमारे उस मोबाइल नंबर से हम तक संपर्क साधा। संपर्क साधने के बाद बहुत ही चालाकी से उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी खतरा टला नहीं है, फ़ोन पर ही संपर्क हुआ है, उन्होंने सबसे पहले अपने 2 साथियों से फ़ोन करवाया और कहा कि हम 2 छोटे कैडर के माओवादी मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। मुख्य धारा में लौटने की बात सुनकर जब मुझे वो स्थान बताया गया तो मैं बीजापुर के नेशनल पार्क के कुटरू में पहुंचा। कुटरू पहुंचने के बाद उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और पूरे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने बताया कि आप कितने लोग हैं। मैंने कहा 3। तो उन्होंने कहा आप केवल अकेले एक मोटरसाइकिल से अम्बेली के सड़क पारा तक आ जाइए। अम्बेली के सड़क पारा पहुंचा तो फिर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा पंचायत भवन है तो उसके ठीक बगल वाले घर पे चले जाइए। पापा राव ने विकास तिवारी को अपने पास बुला तो लिया और वो अपने साथियों के साथ सरेंडर के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन अभी भी देश के सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली की जान को बहुत खतरा था। पापा राव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस पर भारी भरकम इनाम घोषित था। उसे और साथियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने जंगल में घेर रखा था। सरकार किसी भी कीमत पर 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना चाहती है और प्रशासन पर चाहे सरेंडर या एनकाउंटर, किसी भी तरह पापा राव और उसकी टीम पर काबू करने का दबाव था। पापा राव को भी इस बात की बखूबी जानकारी थी, लिहाजा उसने एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी से पूछा कि वो उन पर भरोसा करे भी तो कैसे करे। विकास तिवारी के लिए भी
ये भरोसा दिलाना चुनौती भरा था कि सुरक्षा बल के जवान उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने शासन प्रशासन की टीम से बातचीत कर जंगल में पापाराव को घेरे हुए जवानों को वहां से दूर हटवाया। उसके बाद पापाराव को कुछ भरोसा हुआ कि योजना पर सही दिशा में अमल किया जा रहा है। इस चिट्ठी में मैंने लिखा था पापाराव जी को, माओवादी संघर्ष अभी जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है उसमें बहुत से माओवादी नेता सरकार के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन कई माओवादी नेताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे संघर्ष जारी रखना चाहते हैं या नहीं। मैं किसी माओवादी नेता को यह नहीं कह रहा हूं कि वह समर्पण करे या न करे, लेकिन यदि कोई अपनी इच्छा से वापस आना चाहता है, सरकार से समन्वय के लिए तैयार है और उनसे संपर्क होते ही मैं तत्काल मुलाकात करूंगा, जिसके बाद अंत तक सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। पापाराव वही शख्स है जिसका कई बार एनकाउंटर किए जाने की खबरें सुर्खियां बनी। एक बार तो ऐसी भी खबर आई कि सांप के काटने से पापाराव की मौत हो गई। वहीं बीच में ये भी कहा गया कि पापाराव की किडनी खराब हो चुकी है और वो अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन ये तमाम खबरें झूठ ही निकली, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पापाराव की रणनीति, जिसकी बदौलत उसने हर बार मौत को चकमा देने में कामयाबी हासिल की। लिहाजा चारों तरफ से घेरे बैठे सुरक्षा बलों के जवानों को हटाए जाने के बाद पापाराव और उसकी टीम के लोग हमारे संवाददाता विकास तिवारी के साथ सरेंडर करने के लिए तो चल पड़े, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था, क्या उसके कदम सही रास्ते पर चल रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता विकास तिवारी के साथ सरेंडर के लिए निकल पड़ा पापाराव जहां भी रास्ते में पड़ाव पर ठहरता एक सवाल पूछता, क्या सरकार उसका सुरक्षित सरेंडर कराने का मन बना चुकी है। पापाराव के सवाल से विकास तिवारी ये जान चुके थे कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में धोखे का डर बना हुआ है। लिहाजा विकास ने मौके की नजाकत को समझते हुए पापाराव की छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बात करवाई। आप लोग स्वस्थ हैं, सब ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, कितने लोग हैं पापाराव जी? देखो मिलो 21 कहाँ है बाकी वो इधर उधर गए अलग अलग 21 संख्या जी। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। ठीक तो है। मेरा ये कहना है कि अगर 21 लोग आप लोग हैं तो इसमें और विलम्ब करना क्यों? और लोग आने वाले हैं, आने वाला चीज दूर है, वो फोर्स घूम रहा है इसलिए हम मेरे वो फोर्स को भी हट जाएगा, आप चिंता नहीं करो। ठीक है हट जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर 21 की संख्या है, हथियार है साथ में सारे AK-47 वगैरह? हाँ हथियार है, AK-47 इंचार्ज SLR साथ में है। पापाराव जी 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 आपके साथ बैठ के चाय पीना है मुझे। ठीक है सर। आइए। 2 दिन और 2 रात घटाटोप घने जंगल में बिताने के बाद विकास तिवारी नक्सलियों के साथ चल पड़े। मंजिल थी जगदलपुर। AK-47 समेत तमाम आधुनिक हथियारों से लैस 18 खूंखार नक्सलियों की टीम के साथ अकेले हमारे संवाददाता विकास तिवारी नेशनल पार्क के जंगल के रास्ते पैदल चलते चलते करीब 3 बजे अम्बेली गांव पहुंचे। वहां से प्रशासन की भेजी गई गाड़ी में विकास तिवारी के साथ बैठकर सभी नक्सली सुरक्षित जगदलपुर पहुंचे, जिसके बाद पापाराव को भरोसा हो गया कि अब सुरक्षित सरेंडर का रास्ता साफ हो गया है। जगदलपुर पहुंचने के बाद पापाराव ने एक बार फिर उस चिट्ठी को निकाला जिसे विकास तिवारी ने उसे लिखा था। अपने सीने से चिपकाए रखी इस चिट्ठी को पापाराव ने निकालकर हमारे संवाददाता विकास तिवारी को दिया। चिट्ठी आप संभाल के रखे हो भी? रख के मैं अच्छा रख के तो ये चिट्ठी आपको कौन वहीं के कोई दिए? गांव वाले दिए थे चिट्ठी। अच्छा, जिसको मैं दिया था। हाँ, रखे थे। पापाराव बेहद खूंखार नक्सली सही, अनगिनत खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला सही, लेकिन भीतर से वो भी एक इंसान है। चेहरे पर सादगी और होठों पर हल्की हंसी। जब पापाराव ने विकास तिवारी से वो चिट्ठी वापस ली तब उसके चेहरे पर उभरे हजारों सवाल खुद उसी से सवाल पूछ रहे थे। आखिर तुमने 40 साल क्या किया? जिसका जवाब उसने अपने सरेंडर के दौरान हाथ में भारत का संविधान लेकर दिया। आखिरकार पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया और संविधान की शपथ लेकर देश हित में अपना योगदान देने की कसम खाई।
सारी कहानी को बताते बताते यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है। ये अम्बेली गांव काफ़ी ऐतिहासिक गांव है। आपको याद हो कि बस्तर में जब माओवाद चरम पर था और उसे समाप्त करने के लिए ग्रामीणों का एक स्वस्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ, और ये आंदोलन आगे चल के इतना भयंकर हो गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट को इसे संज्ञान में लेकर रोक लगाना पड़ा, और उस आंदोलन का नाम था सलवा जुड़ूम। तो आपको बताऊं, सलवा जुड़ूम की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, स्वस्फूर्त बैठक ग्रामीणों की, वो इसी अम्बेली गांव में हुई थी। और कितना सुखद संयोग है कि उसी अम्बेली गांव में पापा राव, जो कि छत्तीसगढ़ के आखिरी बड़े माओवादी नेता थे, वो लौटकर बाहर निकल कर आए और उसी अम्बेली गांव में उन्होंने अपने हथियार पुलिस के समक्ष सौंप दिए और वादा किया कि अब वो हथियारबंद आंदोलन से दूर जा रहे हैं और साथ ही साथ अब वो अगली लड़ाई संविधानिक और कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे। ये सुखद सहयोग है कि उसी गांव से सलवा जुड़ूम की शुरुआत हुई और उसी गांव में माओवादियों के आखिरी बड़े नेता ने आत्मसमर्पण किया। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। तो जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में एक नई सुबह की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वैसे तो इस वक्त देश में महज गिनती के नक्सली बचे हैं। एक वक्त था जब देश के 28 राज्यों में 20 राज्यों तक लाल आतंक का प्रभाव देखने को मिल रहा था। देश दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले, तो दूसरी तरफ समय समय पर होने वाली नक्सली वारदातों से देश लहूलुहान हो रहा था। लेकिन जैसे ही साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर निजाम बदला, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद पर भी लगाम लगने की कवायद शुरू हो गई और अब नक्सलियों के आखिरी खूंखार नाम, या यूं कहा जाए आखिरी बड़े नक्सली चेहरे पापा राव के सरेंडर के साथ ही नक्सलगढ़ में नया सवेरा औपचारिकता अब भर रह गई है। नक्सलियों के बचे कुछ ही बड़े नाम, अब कितने दिन तक आएंगे काम? ना कैडर बचा, ना लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब किसके सहारे खेलेंगे खूनी खेल? आज नहीं तो कल वो करेंगे सरेंडर, वो भी समझेंगे इंसानियत का मूल्य। इकतीस मार्च 2026, ये वो तारीख है जिसका देश को बेसब्री से इंतजार है। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए ये तारीख बहुत ही खास है। केंद्र सरकार ने देश को नक्सल मुक्त करने की यही तारीख तय की है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नक्सलियों पर प्रहार हुए हैं, जिस तरह से उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाया गया है और जिस तरह से बड़ी संख्या में हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले पूर्व नक्सलियों को आम नागरिकों की तरह जिंदगी बिताने का मौका मिल रहा है, उसने लाल आतंक के पाप बुखार दिए हैं। दूसरी तरफ नक्सली हिंसा के अस्तित्व को मिट्टी में मिलने के लिए दूरूह इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पहले अंदरूनी इलाकों के पहुंच विहीन होने की वजह से नक्सली लगातार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और भोले भाले अनपढ़ आदिवासियों को बरगलाकर लाल आतंक के अंधे कुएं में ढकेल रहे थे। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर निजाम बदला और नई सरकार ने नासूर बन चुके नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसका तेजी से जमीन पर असर दिखने लगा। आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलियों का कैडर खत्म हो गया है।
छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के दूरूह पहाड़ी इलाकों तक सड़क, पुल पुलिया का निर्माण तेजी से हो रहा है। हर गांव तक शासन प्रशासन की पहुंच आसान हुई है। जैसे जैसे विकास की बयार बुनियादी सुविधाओं से महरूम इलाकों में पहुंच रही है, उसी रफ्तार से नक्सलवाद के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं। नक्सलियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त होने से उनकी कमर टूट चुकी है। हथियार, रसद और बम बंदूक मिलना असंभव हो गया है। सरकार की सरेंडर करने की नीति भी अपना असर दिखा रही है और बड़े पैमाने पर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मैं सरेंडर नहीं हुआ हूँ, ये बात आपके जरिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने मतलब कुछ कारणों के चलते जंगलों से बाहर आकर कहीं कुछ दिन तक रहकर पार्टी को समन्वय करेंगे ऐसा सोचकर बाहर निकले थे। तब बीच में ही तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया। टाइम पीरियड डेडलाइन करके जो बोल रहे हैं ना जी, ये डेडलाइन का बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए ये बात अगर हमारा पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में मान्यता नहीं देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग तो रहेगा ही। बार बार मैं यही दोहराना चाहता हूँ, हमने आज की स्थिति में लीगल फ्रेमवर्क में काम करेंगे। हमारा पार्टी को एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से मान्यता देना है। ये मुद्दों को लेकर हमने संघर्ष करेंगे। ये बात तो मतलब सब जनता को, हमारे कैडरों को भी यही तो बताने वाली बात हो गई ना। वो इसी तरीके से एक विषय स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि हम सरेंडर नहीं हुआ। ज़्यादा लोग अरेस्ट होने के बाद और जिंदा फर्जी मुठभेड़ करना, नहीं तो सरेंडर दिखाना। शस्त्र रहने से भी वो अभी फ़िलहाल जो परिस्थिति में उपयोग करके हम मुकाबला करेंगे करके स्थिति नहीं, बदलाव हो चुके हैं। समाज में बदलाव आया और युद्ध क्षेत्र में भी बदलाव हो चुके हैं और इसको थोड़ा हम बदली करना ज़रूरत है करके हम सोच विचार करके गुप्त रूप से जनता में शामिल होकर काम करेंगे और बाहर से पार्टी के समन्वय करेंगे। इसी दृष्टिकोण से हम बाहर आए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देश भर में नक्सली संगठनों के लिए रणनीति बनाने वाले सबसे बड़े नक्सल रणनीतिकार गणपति की। नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, नक्सलियों का सबसे बड़ा रणनीतिकार। गणपति सीपीआई-एम का महासचिव रहा है। महासचिव माओवाद का सबसे बड़ा पद। गणपति लंबे समय तक रणनीतिकार रहा, गुरिल्ला वार और संगठन विस्तार किया। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सक्रिय। साल 2018 में महासचिव का पद छोड़ा। अब बात झारखंड में सक्रिय हथियारबंद नक्सली मिसिर बेसरा की। छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय नक्सलियों में मिसिर बेसरा सबसे बड़ा नाम है, जो सीपीआई-एम के सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो से जुड़ा है। मिसिर बेसरा भी हिंसक नक्सल गतिविधियों में शामिल सबसे बड़े चेहरों में एक माना जाता है। झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय बड़ा नक्सली नेता। बेसरा सीपीआई-एम सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो से जुड़ा रहा। बेसरा देश के पूर्वी हिस्से में संगठन का सबसे बड़ा चेहरा है। बेसरा झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में सक्रिय रहा। कई बड़े नक्सली वारदातों में शामिल रहा है मिसिर बेसरा। माओवाद के रणनीतिक फैसलों में बेसरा की बड़ी भूमिका। सरकार ने मिसिर बेसरा पर बड़ा इनाम घोषित किया था। कुल मिलाकर किसी जमाने में हजारों की संख्या में हाथों में हथियार लेकर मौत का खेल खेलने वाले नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। आज की तारीख में उंगलियों पर गिने जाने लायक इनके बड़े चेहरे बचे हुए हैं, वो भी बिना कैडर के, जो आज नहीं तो कल राष्ट्रभक्ति और इंसानियत का मोल समझेंगे और वो भी मुख्य धारा में शामिल होंगे।
और वो भी दिन दूर नहीं जब लाल आतंक की हकीकत जंगलों से निकलकर किस्से कहानियों की किताबों से सिमट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये थी आज की नक्सल फाइल्स, जिस तरह से बड़े नक्सलियों ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। और इसी खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।